हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी माध्यम में हम आपको प्रोवाइड करते हैं कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की सभी क्लासेस। अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोग कक्षा 11वीं की बुक जिसका नाम था मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसका फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को अच्छे से नहीं देखा है तो सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़ लें, उसके बाद इस वीडियो पर आए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। देखिए, इसमें एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, खासकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एनसीईआरटी के जो चैप्टर है उससे बहुत ज्यादा रिलेशन यहां पर नहीं दिखता। उसका कारण यह है कि ये वाला जो चैप्टर है वो आपकी बेसिकली समझ विकसित करता है कि ज्योग्राफी, खासकर मानव भूगोल को लेकर आप कितनी समझ आपकी मजबूत है और कितनी समझ आप रखते हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग यहां पर कॉमन सेंस से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। पहला, समाकलनात्मक अनुशासन। दूसरा, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। तीसरा, द्वैधता पर आश्रित। और चौथा, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। देखिए, चौथा जो ऑप्शन है वो ये बता रहा है कि प्रौद्योगिकी के विकास मतलब टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ भूगोल का जो अध्ययन है वो प्रासंगिक नहीं है, जबकि ये तो उल्टी बात हो गई है। दरअसल जैसे जैसे प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे भूगोल और ज्यादा हमारे लिए प्रासंगिक होता जा रहा है। आप लोगों ने जीपीएस टेक्नोलॉजी देखी होगी, जीआईएस टेक्नोलॉजी देखी होगी, तो ये क्या है, दरअसल ये ज्योग्राफी का ही तो यूज कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। मतलब हम लोग को यह बताना है कि किस इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिससे हमें भौगोलिक सूचना नहीं मिलती। यात्रियों का विवरण, ऑप्शन बी है प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन सी है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, और ऑप्शन डी है प्राचीन महाकाव्य। देखिए, आप लोगों ने यात्रियों के विवरण आप लोगों ने देखा होगा हिस्ट्री में, जो हेनसांग और फाहियान आए थे, मतलब ये भी यात्री थे। उन यात्रियों के विवरण से हम लोगों को ज्योग्राफी का भी पता चलता है, इतिहास का तो पता चलता ही है, ज्योग्राफी का भी पता चलता है। अगर हम प्राचीन मानचित्र देखें तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों के पास आज भी जो है अखंड भारत का मानचित्र है। पुराने ग्लोब्स जो हैं वो हम लोगों की जो यूज होते थे वो आज भी जो है हमारे पास सुरक्षित हैं। ऑप्शन सी क्या है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया है, अगर पास से निकलता है और कोई चट्टानी टुकड़े हमारे पास आते हैं तो उससे भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन प्राचीन महाकाव्य जो है वो उतना सटीक विवरण हमको नहीं देते किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक सूचना प्रदान करने में, क्योंकि कई बार वो स्टोरीज जो होती हैं वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती है, कई बार उनको काल्पनिक कहकर नकार दिया जाता है। तो सबसे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, प्राचीन महाकाव्य। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अगर हम लोग देखें कि लोगों और पर्यावरण के बीच जो क्रिया हो रही है, जो भी संबंध होते हैं, उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक है वो क्या है, वो देखिए प्रौद्योगिकी है। आज मानव बुद्धिमत्ता मतलब कृत्रिम जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, लोगों के अनुभव और मानवीय भाईचारा, ये बहुत जनरल बात है। लेकिन प्रौद्योगिकी देखिए, आज देखिए व्हाट्सएप, आज देखिए इंस्टाग्राम, ये क्या है, मानव और लोग पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसका जो टेक्नोलॉजी का ही तो यूज बता रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन जो बी है इसका जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। हम लोगों ने अप्रोचेस पढ़ी थी, उन अप्रोचेस में क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन, ये सारी अप्रोचेस जो है हम लोगों ने उसमें देखी थी। लेकिन जो स्थानिक जो संगठन था, इस अप्रोच का जिक्र जो था फर्स्ट चैप्टर में किसी भी तरीके से नहीं किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानिक संगठन। अब देखिए, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने जो चैप्टर 12 में जो
जो चैप्टर 1 था क्लास 12th का, उसके हम लोगों ने देख लिया एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। अब यहां पर जो है कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को उसके आंसर जो है वो 30 शब्दों में देने हैं। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मानव भूगोल की जब मैंने परिभाषा बताई थी तो सबसे पहले यही बताया था कि आप लोगों को यह देखना है कि मानव और पर्यावरण के बीच जो हम संबंध देखते हैं आज के समय में, मानव और पर्यावरण के बीच जो हम संबंध देखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव भूगोल बोलते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है कि डायरेक्ट परिभाषा ना लिखकर मैं आपको सजेशन दूंगा कि इसमें जो हम लोगों ने भूगोल वेत्ता जो हैं, जो भी साइंटिस्ट जो हैं, जिन लोगों का जिक्र हम लोगों ने किया था, उनके नाम का जिक्र भी आप यहां पर कर दें या उनको कोट कर दें। इससे ये होगा कि आप जो भी आंसर लिखेंगे उनकी ऑथेंटिसिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अनेक विद्वानों ने मानव भूगोल को इस प्रकार से परिभाषित किया है। देखिए यहां पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उसका आंसर मैंने डिस्क्रिप्टिव देने की कोशिश की है जो 30 शब्दों से ज्यादा है। मेरा उद्देश्य यहां पर यह था क्योंकि मानव भूगोल की परिभाषा अलग अलग जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने अपने अपने हिसाब से दी है। आप लोग कोई भी एक परिभाषा जो है उसको पिक कर लें और उस परिभाषा तक ही सीमित रखें। मतलब कि ये वाली लाइन लिखी जा सकती है, उसके बाद जो है डायरेक्ट परिभाषा आप लिख सकते हैं। क्या परिभाषा दी थी एलन सी सैंपल ने कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील अध्ययन जो संबंध है उनका अध्ययन है। अस्थिर पृथ्वी मतलब पृथ्वी जो है अस्थिर है और उसके बाद क्रियाशील मानव, मानव भी अपने जो है लगातार क्रियाओं में लगा रहता है। उन दोनों के बीच जो संबंध है जो कि समय के साथ क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी है प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्राकृतिकरण हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यही तो संबंध है और इसी का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और यह परिभाषा किसने दी थी, यह परिभाषा दी थी एलन सी सैंपल ने। ठीक है, उसके बाद रेंटजेल ने क्या परिभाषा दी थी, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा थी रेंटजेल की। रेंटजेल और इनकी जो शिष्या थी वो कौन थी, एलन सी सैंपल, मैंने आप लोगों को बताया था। और ये दोनों की परिभाषा जो है लगभग सेम ही है। ठीक है, उसके बाद पॉल विडाल डी ब्लास ने कौन सी परिभाषा दी थी, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधसंश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मानव भूगोल बोलते हैं। अब ये थोड़ी टिपिकल डेफिनेशन हो गई है, आप लोग ऊपर की 2 डेफिनेशन से काम चला सकते हैं। फिर भी समझाने के लिए मैंने जरूर बताया था कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, ये जो लाइन है यहां पर, ये वाली लाइन जो है वो बहुत ज्यादा, कि पृथ्वी को जो भी नियंत्रित करते हैं वो सारे भौतिक नियम और उस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध। जीव मतलब हम भी, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो इंसान को भी जानवरों की ही कैटेगरी में हम लोग लाते हैं। तो ऐसी तरह बायोलॉजी से ही जो है ज्योग्राफी, यहां पर जो डेफिनेशन जो दी हुई है वो ज्योग्राफी और बायोलॉजी लगभग जुड़ी हुई है। तो यहां पर इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधसंश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को, जो कि परिभाषा है पॉल विडाल डी ब्लास की, इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। तो उम्मीद करता हूं मानव भूगोल की जो परिभाषा आपको सुटेबल लगती है, जो आप लोगों को याद हो जाती है, आप उस परिभाषा को पिक करें और उसके हिसाब से अपना आंसर दे सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें सबसे लास्ट वाली स्लाइड याद करिए, जब हम लोगों ने वो स्लाइड पढ़ी थी कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र, मतलब कौन कौन सी ब्रांचेस जो है वो मानव भूगोल से जुड़ी हुई हैं। ये ब्रांचेस जो है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई थी। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती, क्यों, क्योंकि हम लोग अगर मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इससे और कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हुए, जुड़े हुए हैं। वो सारी बातें मैंने वहां पर आप लोगों को बताई थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। व्यवहारवादी भूगोल, अवकाश भूगोल, समाज कल्याण का भूगोल, लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, कृषि भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये सभी मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने तो ये पूरा पढ़ दिया, ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, आपने समझाया नहीं। दरअसल देखो क्या होता है, जैसे एक भूगोल को हम लोग यहां से पिक कर लेते हैं। सपोज करिए मैंने पर्यटन भूगोल को पिक कर लिया, तो पर्यटन भी तो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। आज आप घूमने जाते हैं, आप मनाली घूमने जाते हैं, आप सिक्किम घूमने जाते हैं, आप दार्जिलिंग घूमने जाते हैं, आप केरला घूमने जाते हैं, तो ये सब क्या है, ज्योग्राफी का ही पार्ट तो है। इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कहां पर होता है, व्यापार भी एक जगह से दूसरी जगह का होता है। अगेन ये भी क्या है, ये भी भूगोल का पार्ट है। इसी तरीके से अगर हम लोग किसकी बात करें, अगर हम लोग बात करें मान लीजिए सांस्कृतिक भूगोल की, सांस्कृतिक भूगोल
क्योंकि मतलब अलग, जैसे जैसे आप ज्योग्राफी चेंज होती है, जैसे जैसे आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों के मध्य संस्कृति भी क्या होती है, चेंज होती है। हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि जो हिमालय पर्वत है वो एक सांस्कृतिक विभाजक भी है। सांस्कृतिक विभाजक मतलब हिमालय पर्वत के ऊपर अगर कोई देश है तो वहां की संस्कृति अलग है, हिमालय पर्वत के नीचे अगर कोई देश है जैसे भारत, तो भारत की संस्कृति क्या है, अलग है। इसी तरीके से उद्योग भी जो है अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, तो उद्योग जो है कहीं ना कहीं ज्योग्राफी पर किसी ना किसी तरीके से लगते हैं, तो वो भी ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। सपोज करिए मैं अगर आपसे बात करूं कि भारत में चीनी बनाने के जो उद्योग हैं, चीनी मतलब चीनी मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शुगर मिल की बात कर रहा हूं, तो अधिकतर जो कारखाने हैं या मिल हैं वो संकेंद्रित हैं महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि वहां पर गन्ना क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर चीनी मिल क्या है, संकेंद्रित हैं। इसीलिए जो ज्योग्राफी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए उससे पता चलता है कि भाई जहां पर गन्ना होगा वहीं पर हम लोग क्या लगाएंगे, वहां पर चीनी मिल लगाएंगे। तो ये भी तो एक पार्ट है ज्योग्राफी का, और इसी के ये भी क्षेत्र है किसका, मानव भूगोल का। तो ये सारे जो क्षेत्र यहां पर हम लोगों ने लिखे हुए हैं, समाज कल्याण का भूगोल हो, चाहे वो लिंग भूगोल हो। अब लिंग भूगोल भी आप समझ सकते हैं कि भाई यदि हम किसी जगह की टोपोग्राफी देखें कि जहां पर जो है कहां पर मेल मेंबर ज्यादा रहते हैं, कहीं पर फीमेल मेंबर ज्यादा रहते हैं, तो हम लोगों ने देखिए मैप बेसिस पर इस तरीके का डिजाइन हम लोगों ने किया हुआ है मैप में, कि जैसे मान लीजिए साक्षरता दर की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि भाई केरल में साक्षरता दर क्या है, ज्यादा है, बिहार में साक्षरता दर क्या है, कम है। तो इस तरीके के जो अंतर दिखाने के लिए भी भूगोल का यूज जो होता है वो यहां पर किया जाता है। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। आप लोगों को क्या करना है, कम से कम 6 से 7 उप क्षेत्रों के नाम जो है वो आप लोगों को याद कर लेने हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि मानव भूगोल किस प्रकार से अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो यही आंसर हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया कि भूगोल आज के समय में क्या है, कोई एक सब्जेक्ट ये बोल ले कि मैं मेरे सब्जेक्ट का जो है मालिक हूं और मेरे को किसी और सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, तो वो सरासर गलत बोलता है। दरअसल देखिए जैसे कि आप लोग बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आप इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी कहां पर, अर्थशास्त्र जो होता है, अगर पैसे का लेन देन होता है तो वो कहीं ना किसी क्षेत्र पर होता है। तो अर्थशास्त्र किससे जुड़ा हुआ है, भूगोल से जुड़ा हुआ है। ऐसे भूगोल भी क्या है, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। हर एक सब्जेक्ट किसी न किसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है। पहले जब आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं तो आप लोग देखते हैं एक ही बुक में जो है सारे सब्जेक्ट दिए होते हैं। वो यही समझाने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से सब्जेक्ट जो है सारे इंटरलिंक होते हैं। देखिए यहां पर किस तरीके से जुड़ा हुआ है। देखिए मानव भूगोल की प्रकृति बहुत ही अंतर विषयक है। अंतर विषयक मतलब जुड़ा होना, एक विषय का दूसरे विषय से जुड़ा होना, इसी को बोला जाता है अंतर विषयक, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार अनेक सामाजिक विज्ञानों से मानव भूगोल क्या संबंध है, गहरा संबंध है। कैसे, उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं जैसे कि मानव विज्ञान, जनांकिकी, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, ये सब क्या है, ये सब भूगोल से क्या है, संबंधित है। जैसे कि किसी भूगोल, यदि कोई भौगोलिक एरिया है, वहां पर अगर मान लीजिए वहां की संस्कृति की बात चल रही है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि सांस्कृतिक भूगोल है। अगर कोई भौगोलिक एरिया है वहां पर वहां की हम राजनीति की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि वहां का राजनीतिक भूगोल ऐसा है। इसी तरीके से इतिहास की बात करेंगे तो हम ऐतिहासिक भूगोल यहां पर बोल देंगे। तो यहां पर देखिए हर एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट का नाम जुड़ा हुआ है, मतलब यहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे क्या है, इंटर विषयक, इंटर डिसिप्लिनरी भी हम लोग इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वाला आंसर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, आप लोगों को देना है इसको 150 शब्दों में। 150 शब्दों में लगभग ये दीर्घ उत्तरीय जो है प्रश्न है, इसकी व्याख्या है। मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट आईएमपी लगा लीजिए, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है आपके जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। वेरी आईएमपी क्या लिखा हुआ है, मानव के प्राकृतिकरण। देखिए हम लोगों ने 3 परिभाषाएं पढ़ी थी मानव भूगोल से संबंधित, या 3 विचारधाराएं पढ़ी थी, याद आ रहा होगा। एक हम लोगों ने पढ़ी थी निश्चयवाद, दूसरी विचारधारा हम लोगों ने पढ़ी थी संभववाद। जो निश्चयवाद विचारधारा थी उसी को हम लोग बोलते हैं मानव का प्राकृतिकरण। क्यों? देखिए मानव के प्राकृतिकरण में क्या होता था, मानव के प्राकृतिकरण में मैंने आप लोगों को बताया था इस दौरान माना जाता था कि प्रकृति क्या है, सर्वोच्च है, और मानव क्या है, उसका
दास है। प्रकृति क्या है? सर्वोच्च है, और मानव क्या है? उसका दास है। मतलब मानव ने प्रकृति के अनुसार अपने आप को जीना, अपने आप जीना क्या था? सीख लिया था। जैसे कि पुराने समय में, आदिम समय में जिस तरीके से गर्मी पड़ती थी, जिस तरीके से सर्दी पड़ती थी, जिस तरीके से बरसात होती थी, उस अनुसार मानव अपने आप को ढाल लेता था। अगर कोई आपदा आती थी तो उससे बचने की बजाय प्रकृति की क्या करने लगता था? पूजा करने लगता था, क्योंकि उसके पास उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, नहीं उसके पास इतनी ज्यादा क्या थी? समझ थी। तो समझ नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उस व्यक्ति ने, मानव ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार क्या कर लिया? ढालना स्टार्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं मानव का प्राकृतिकरण। लेकिन जैसे इसके अपोजिट जो अवधारणा है उसको बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण हम लोगों ने क्या देखा था कि आज के समय में, आज हमें गर्मी लगती है तो हम प्रकृति की नहीं सुनते। हम लोग क्या कर, हमारे कमरे में हम लोग क्या लगा लेते हैं? एयर कंडीशन लगा लेते हैं। प्रकृति भले ही कुछ बोल रही है। तो इस अवधारणा में मानव क्या हो गया? सर्वोपरि हो गया, और प्रकृति क्या हो गई? इसकी दास हो गई। लेकिन इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है कि प्रकृति क्या है? सर्वोच्च है, और मानव क्या है? उसका दास है। और इसी को हम लोग बोलते हैं मानव का प्राकृतिकरण। और ये कौन सी विचारधारा है? ये विचारधारा है निश्चयवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। मानव के प्राकृतिकरण से आशा है कि प्रकृति के क्रियाकलापों पर अपना प्रकृति जो है मानव के क्रियाकलापों पर जो है प्रभाव डालती है। अर्थात मानव प्रकृति का दास बनकर क्या हो जाता है? रह जाता है। उसके पास सभी क्रियाकलाप, उसके जो सभी क्रियाकलाप होते हैं वो प्रकृति के द्वारा क्या होते हैं? नियंत्रित होते हैं। यही बात है कि प्रकृति सर्वोच्च है, सुप्रीम है, और मानव क्या है? उसका दास। मानव के सभी क्रियाकलाप उसके पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे मानव के रहन सहन, उसके कार्य, जलवायु, उच्चावच आदि द्वारा प्रभावित होते हैं। मनुष्य अपनी सांस्कृतिक विरासत से प्राप्त तकनीक तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। तो यहां बेसिकली जो निश्चयवाद की डेफिनेशन थी, जो निश्चयवाद की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी, विचारधारा हम लोगों ने पढ़ी थी, वो पूरी विचारधारा जो आपने याद की है, पूरी की पूरी विचारधारा यहां पर झोंक देनी है। और इसी को हम लोग बोलते हैं मानव के प्राकृतिकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रौद्योगिकी से किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास की जानकारी मिलती है। मनुष्य प्रकृति के नियमों को अच्छे ढंग से जानने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। उदाहरण, घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पना ने आग के आविष्कार में हमारी क्या की? सहायता की। सभी विज्ञानों का जन्म प्रकृति से हुआ है। सभी उपकरणों की कार्यविधि तथा तकनीक को हमने प्रकृति से सीखा है। अतः प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि प्रकृति की सर्वोच्चता को यहां पर सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हमने सारी चीजों को प्रकृति से ही क्या किया है? सीखा है। आरंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के आदेशों के अनुसार ढाल लिया था, क्योंकि उस दौरान मानव का सामाजिक सांस्कृतिक विकास आरंभिक अवस्था में था और प्रौद्योगिकी ना के बराबर थी। तो ये वही अवस्था थी जो जहां निश्चयवाद का हम लोगों ने जिक्र किया कि प्रकृति जो थी वो क्या थी? सुप्रीम, यहां पर क्या था? सर्वोच्च। और मानव जो था उसका क्या था? दास था। तो यहां पर प्रकृति क्या है? सर्वोच्च है, मानव क्या है? उसका दास। और यही बात यहां पर लिखी हुई है। विश्व में आज भी ऐसे समाज हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं तथा प्रकृति एक शक्तिशाली बल है, पूज्य और सत्कार योग्य बनी हुई है। जैसे कि आज भी अगर आप आदिवासी इलाकों में जाएंगे, जैसे कि आप लोग पातालकोट जाएं, आप लोग छत्तीसगढ़ जाएं, आप राजस्थान झारखंड जाएं, आप लोग उड़ीसा जाएं, तो वहां पर कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी अपने आप को प्रकृति से ऊपर नहीं मान पाई हैं। वो आज भी प्रकृति पूजक हैं। जनजातियों के बारे में यही तो खास बात होती है कि वो जिस तरीके से प्रकृति को कंजर्व करते हैं उतने हम आधुनिक समय में हम लोग भी नहीं कर पाते। आज वो जिस तरीके से पेड़ पौधों को पूजते हैं, बरगद को, नीम को, आंवले को, जिस तरीके से उनकी पूजा की जाती है, मतलब यहां पर प्रकृति क्या है? सर्वोच्च है। आज जनजातीय इलाकों में आप कहीं भी चले जाइए, जिस भी राज्य में आप जाएंगे, वहां पर एक कॉमन फैक्टर ये देखने को मिलता है कि वहां के लोग प्रकृति की उपासना करते हैं, प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति को सर्वोच्च मानते हैं। मतलब वहां पर भी अभी भी वहां पर निश्चयवाद की जो विचारधारा है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। और वही बात यहां पर लिखी हुई है कि किस तरीके से प्रकृति को पूजा जाता है। अपने सतत पोषण के लिए मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण किए हुए है। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। देखिए, हम लोग, जो लोग निश्चयवाद की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जहां पर प्रकृति सर्वोच्च होती है, वहां पर प्रकृति को क्या बोला जाता है? प्रकृति को माता की संज्ञा दी जाती है, मदर नेचर
आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोग हम लोग बोलते हैं मदर नेचर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पर प्रकृति जो है वहां पर सर्वोच्च बनी हुई है। लेकिन समय के साथ जो है हम लोग हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इस प्रकार सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ लोग तथा अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं, वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। लेकिन समय के साथ क्या होता है ना, प्रकृति की लोग पहले पूजा करते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जैसे जैसे मानव का ज्ञान आगे बढ़ा, अब वो अपने पैर पसारने लगता है। अब क्या करता है, वो स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होने लगता है। अब वो प्रकृति की नहीं सुनता। अब ऐसा नहीं है कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, प्रकृति की पूजा करेगा। अब गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है तो भाई वो क्या करेगा, वो चला जाएगा एयर कंडीशन रूम में। अगर बारिश उसको बहुत ज्यादा लग रही है तो वो रेन कोट पहन लेगा, अम्ब्रेला या छाता जो है उसकी संकल्पना बाद में निकल कर आ जाएगी। पर्यावरण से प्राप्त संसाधन ही संभावनाओं को उत्पन्न करते हैं। अतः इस प्रकार प्रकृति का मानवीकरण होने लगता है। तो पहले तो जो था मानव का प्राकृतिकरण हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होता है, व्यक्ति अपने पांव पसारने लगता है, टेक्नोलॉजी का विकास होता जाता है, वैसे वैसे प्रकृति का मानवीकरण भी होने लगता है। तो सबसे पहले हमने शुरुआत देखिए, क्वेश्चन कहां से शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन था और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन था, इसलिए सारी संकल्पनाओं को मैंने यहां पर समावेशित किया है आप लोगों के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नोट डाउन कर सकते हैं। शुरुआत कहां से, देखिए आप बोर्ड परीक्षा का पेपर दे रहे हैं, क्लास 11th एक लोकल परीक्षा है, तो उसमें बहुत ज्यादा आप अच्छा लिखें, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ज्ञानवर्धन की दृष्टिकोण से क्लास 11th भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। लेकिन यहां पर देखिए क्या बोला है, आप लोगों से मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या करने को बोला था। सीधी सी आप परिभाषा लिख देते तो आपको उतने अच्छे नंबर नहीं मिलते। हम लोगों ने क्या किया है, मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि आप लोग आंसर ऐसा लिखें जिसमें सारी डायमेंशन जो हो जाए वो आ जाए। सारी डायमेंशन, अब पूछा हमसे मानव के प्राकृतिकरण को था, हमने लास्ट में खत्म कहां पर किया, मानव के वो प्रकृति के मानवीकरण पे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो पूछा गया है हम लोगों ने वो तो बताया ही है, साथ में हम लोगों ने एग्जामिनर को ये भी बता दिया कि भाई हम लोगों का नॉलेज जो है ना वो आपसे तो क्या है, ज्यादा है। आप लोगों ने जो पूछा था हम लोगों ने तो उससे भी ज्यादा बता दिया, तो एग्जामिनर को लगता है कि यार ठीक है, लड़का जो है वो तैयारी करके आया है। देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या था कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी करें। मतलब मानव भूगोल जो है उसका दायरा कितना बड़ा है वो हम लोगों को बताना है, और सारा जो चार्ट जो था हम लोगों ने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, वो लास्ट वाला चार्ट पूरा जहां पर उड़ेल देना है, उसी को हम लोग बोलेंगे कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल मानव के विभिन्न पक्षों को प्रदर्शित करने का प्रयास है, चाहे वह जनसंख्या हो या जीवन यापन के साधन, इसके प्रभावित करने वाले सभी तत्वों को मानव भूगोल के तहत अध्ययन किया जाता है। तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे, यही बात यहां पर लिखी हुई है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। विगत कुछ वर्षों से मानव भूगोल का महत्व दिन प्रतिदिन जो हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। फिर वही जो ये देखिए जो हम लोगों ने क्षेत्र लिखे थे, सबसे पहले यहां पर ये पढ़ लेते हैं कि मानव भूगोल का प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों, मानवीय परिघटनाओं की स्थानिक वितरण, उसके घटित होने के कारणों और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार ज्ञान के विस्तार के साथ साथ मानव भूगोल के नए उपक्षेत्रों का विकास होता जा रहा है। ये बेसिकली हम लोगों ने क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर था उसका माहौल बनाने की कोशिश की है। हम डायरेक्ट अगर क्षेत्र बता देते कौन कौन से, ये सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, तो उतना अच्छे आप लोगों को नंबर नहीं मिलते। चूंकि ये दीर्घोत्तरी क्वेश्चन था, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले ये बताने की कोशिश की है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कितना व्यापक है। ठीक है, अब जो मेन क्वेश्चन की डिमांड थी वो हम लोग यहां पर समझा देते हैं। तो सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल, ये सभी मानव भूगोल के क्या हैं, ये सभी मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। और इसके उप क्षेत्रों के बारे में भी हम लोगों ने बताया था। जैसे सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, व्यवहारवादी भूगोल का, सामाजिक कल्याण का मतलब वेलफेयर का, अवकाश के भूगोल का हम अध्ययन करते हैं, सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, लिंग भूगोल का हम लोग अध्ययन करते हैं, चिकित्सा भूगोल का हम लोग अध्ययन करते हैं। और ये सभी पार्ट है किसका, ये सभी पार्ट है सामाजिक भूगोल का। ये सारी चीजें, ये वाली जो स्लाइड थी, ये वाला जो क्वेश्चन था, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन में और भी अच्छे से समझा चुका हूं कि सांस्कृतिक भूगोल क्या होता है, लिंग भूगोल क्या होता है, अवकाश का भूगोल क्या होता है, चिकित्सा भूगोल क्या होता है। इसी तरीके से अगर हम प्लानिंग, नगरीय प्लानिंग की बात करेंगे, अर्बन प्लानिंग की बात करेंगे, तो उसको हम लोग नाम दे देंगे नगरीय भूगोल। अगर हम किसी भूगोल में राजनीति की बात हो रही है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, राजनीतिक भूगोल। और राजनीति में क्या होता है, राजनीतिक भूगोल में किस चीज की बात होती है भाई, आप लोगों ने देखा होगा निर्वाचन क्षेत्र की बात होती है कि भाई मेरा निर्वाचन क्षेत्र ये है या मेरा विधानसभा क्षेत्र
ये है, मेरा लोकसभा क्षेत्र है, ये है। तो ये सब क्या है, ज्योग्राफी की तो बात हो रही है, ज्योग्राफी से ही तो जुड़ा हुआ है। फिर हम लोग जनसंख्या, कहां पर किस क्षेत्र में किस तरीके की जनसंख्या निवास करती है, आवास, उनके रहने का पैटर्न किस तरीके का है, वहां कौन कौन सी आर्थिक गतिविधि परफॉर्म हो रही है और वहां पर कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं, जैसे कि कृषि, उद्योग, विपणन, पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये सब क्या है, ये सब क्या है, भूगोल के ही क्या है, पार्ट है। इस तरीके से हम लोगों ने जो सारे मानव भूगोल के जो क्षेत्र थे वो सारे क्षेत्र और क्षेत्रों को यहां पर बहुत अच्छे से देख लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन आपकी क्वेश्चन जो बुक थी उसमें दिए गए थे, जो क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन मैंने बहुत अच्छे से करा दिए हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में क्लासेस लेकर आता है, जहां पर आप वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी वेबसाइट है, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डे टू डे अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।